हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन ग्लोब। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम चैप्टर 2 को कंटिन्यू करेंगे, तो आज हम उसी को लेके चलेंगे और जानेंगे कि डिमांड और इलास्टिसिटी क्या होता है। तो समय को बिना बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो इकोनॉमिक्स की माने तो डिमांड लोगों की किसी भी चीज़ को पाने की इच्छाओं से जुड़ा होता है और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके पास कितनी एबिलिटी है ये भी हमको दर्शाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक अमीर इंसान प्याज चाहे कितना भी महंगा हो जाए फिर भी वो उसको खरीद लेगा, उसी जगह पर एक गरीब इंसान प्याज को कम खरीद पाएगा अगर उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान अपनी जेब के अकॉर्डिंग अपनी इच्छाओं को भी मारता है। अब ये जो डिमांड है ये कई चीज़ों से जुड़ी होती है। जैसे डिमांड पैसे पर डिपेंड करती है। आप देखते होंगे कि आमतौर पर जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है उसकी डिमांड धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे डिमांड टाइम पर डिपेंड करता है। कुछ चीज़ों की डिमांड इंसान को रोज होती है, जैसे दूध, न्यूज़पेपर। कुछ चीज़ों की डिमांड पर मंथ होती है और कुछ चीज़ों की डिमांड इंसान को पर ईयर होती है। तो डिमांड टाइम से जुड़ा हुआ होता है। अब जैसा कि डिमांड मार्केट पर भी निर्भर करता है, तो अगर मार्केट ही नहीं होगा तो हमारी डिमांड्स को पूरा कौन करेगा। और डिमांड अमाउंट पर भी डिपेंड करता है, यानी कितनी मात्रा में कोई इंसान एक प्रोडक्ट को ले रहा है। अब इस डिमांड पर ऑगस्टिन कॉर्नेट ने 1938 में एक लॉ दिया जिसको लॉ ऑफ डिमांड कहा गया। अब इस लॉ के बाद अल्फ्रेड मार्शल ने इसको मॉडिफाई किया और बोला कि इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ की मांग उसकी कीमत से बढ़ती है और घटती है। जिसकी कीमत कम है उसकी डिमांड बढ़ जाती है और जिसकी कीमत ज़्यादा है उसकी डिमांड घट जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। अब जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे कि कैसे प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट डिमांड क्या होता है। तो कहा जाता है कि मार्केट डिमांड हर एक इंडिविजुअल की डिमांड का सम होता है। तो हम इसको इस चार ग्राफ की मदद से समझते हैं। अगर हम इन चारों ग्राफ में देखें तो अगर 3 रुपये पे हम देखें तो 3 रुपये में सेम प्रोडक्ट के लिए हर इंसान की अलग अलग डिमांड है। जैसे ए की डिमांड 2 यूनिट है, बी की डिमांड 2 यूनिट है और सी की डिमांड 4 यूनिट है। तो अगर हम यहाँ पर मार्केट की डिमांड के बारे में सोचें तो इन सबकी डिमांड्स को हम जोड़ देंगे, यानी 2 + 2 + 4 तो कितना हुआ 8 यूनिट। और अगर हम 1 रुपये के लिए यहाँ पर ए, बी और सी की डिमांड को देखें तो ए की डिमांड यहाँ 6 यूनिट है, बी की डिमांड 6 यूनिट है और सी की डिमांड 8 यूनिट है। तो अगर हमको यहाँ पर मार्केट डिमांड पता करनी है तो हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अगर हम 6 और 8 को ऐड करते हैं तो आएगा 22। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों को देख रहे हैं। पहला कि मार्केट डिमांड सभी लोगों की कलेक्टिव डिमांड्स होती है क्योंकि हम यहाँ पे सबकी डिमांड्स को जोड़ रहे हैं न। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 1 रुपये में जो मार्केट की डिमांड है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू 3 रुपये में मार्केट की डिमांड। तो हम ये कह सकते हैं कि कम प्राइस पे इंसान की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। अब ये डिमांड भी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे टेस्ट और फैशन पर। जैसे ही किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कमी आने लगती है लोग उसकी डिमांड को भी कम कर देते हैं। दूसरा वेदर पर, जैसे ही सर्दी में आइसक्रीम की डिमांड कम होती है और वही गर्मी में डिमांड उसकी बढ़ जाती है। तीसरा टैक्सेशन और सब्सिडी पर, अगर किसी चीज़ पे टैक्स लगाया जाए और उसका रेट बढ़ जाए तो लोग उस चीज़ की डिमांड कम कर देते हैं। उसी जगह पर अगर किसी चीज़ पर हमको सब्सिडी मिल रही है तो उसकी वजह से लोग उस चीज़ को लेना ज़्यादा प्रीफर करेंगे और उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगली चीज़ है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन चेंज पर भी डिमांड डिपेंड करती है। अगर हमको ये एहसास हो जाए कि गोल्ड का रेट यानी सोने का रेट 70% बढ़ने वाला है तो लोग पहले ही उसको खरीद लेंगे और उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगला चीज़ ये है कि सेविंग्स पर भी डिमांड डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा इंसान बचत करेगा उतनी ही वो अपनी डिमांड्स को कम भी करेगा, क्योंकि वो अगर अपनी डिमांड्स पे ज़्यादा खर्च करेगा तो वो अपनी सेविंग्स को नहीं कर पाएगा। अगला चीज़ है ट्रेडिंग एक्टिविटी पर। जैसे अगर किसी फ़ोन की कीमत सडनली 100 रुपये हो जाए तो सडनली उसकी डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एडवर्टाइजमेंट पर डिमांड भी डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है उतना ज़्यादा डिमांड होता है और उतनी ज़्यादा सेल होती है। आखिरी आता है इनकम और पॉपुलेशन। अब इनकम पे अगर हम देखें तो जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा फैमिली इनकम और उतनी ज़्यादा ही प्रोडक्ट की कंजम्पशन, और उसी वजह से उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। और फिर आते हैं पॉपुलेशन पर। अब जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ के लोगों की डिमांड भी ज़्यादा होगी, इसलिए उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट भी चाहिए होगी। हम अक्सर देखते हैं कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, बट फिर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं यानी अपवाद हैं जिनमें प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाती है। इसको हम एक्सेप्शनल डिमांड कहते हैं। अब इस लॉ के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे गिफन पैराडॉक्स, यानी
जब किसी नॉन लग्जरी गुड जैसे राइस हो गया, ब्रेड हो गया, एटसेट्रा की प्राइस बढ़ने से पहले डिमांड बढ़ जाए तो उसको हम गिफन पैराडॉक्स कहते हैं। दूसरा आता है वेबलन इफेक्ट। अब कुछ लोग समाज में अपनी अमीरियत को दिखाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ा देते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर और डायमंड। अब गोल्ड, सिल्वर और डायमंड इनकी हमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कोई एक अमीर इंसान है तो वो इनको ज़्यादा कंज्यूम करेगा। इसको ही बोलते हैं वेबलन इफेक्ट। इसके बाद आते हैं इग्नोरेंस में। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर किसी कपड़े का प्राइस ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तभी वो इतना अच्छा है, और इसी वजह से उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। इसके बाद एक और इसका फैक्टर आता है स्पेकुलेटिव इफेक्ट। अब एक्सपेक्टेशन पर डिमांड डिपेंड करती है। अगर आज आपको पता चले कि राइस यानी चावल जो है वो 100 रुपये किलो होने वाला है, तो लोग एक ही दिन में पता नहीं कितना चावल खरीद लेंगे। इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव इफेक्ट। और अगला फैक्टर आता है फियर ऑफ शॉर्टेज। अब इमरजेंसी की कंडीशन में लोग चीज़ों को ज़्यादा खरीद के स्टोर कर लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि प्राइस के बढ़ने या घटने से किस तरीके से डिमांड में चेंज आते हैं, बट प्राइस के किस रेट से बदलने से डिमांड में कितना चेंज आता है, इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता करते हैं। और अगर प्राइस के थोड़े से बदलने से डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आ जाए तो इसको हम मोर इलास्टिक डिमांड कहते हैं। अब ये इलास्टिसिटी कई तरीके की हो सकती है, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस के बदलने से डिमांड का बढ़ना या घटना हमको प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बताता है। फिर आते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। अब इनकम के बदलने या घटने से जो डिमांड में बढ़ना या घटना होता है उसको हम इनकम इलास्टिसिटी बताते हैं। फिर आते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। जब हम एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को लेते हैं और एक की वजह से दूसरे की डिमांड पर चेंज आने लगे, उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। अब जैसे अगर आप वाडीलाल की आइसक्रीम को खाते हैं, अगर वाडीलाल आइसक्रीम का पैसा थोड़ा बढ़ जाए तो आप उसकी जगह किसी और कंपनी की आइसक्रीम को खाने लगेंगे, तो इसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी एक को रिप्लेस करके दूसरे का यूज़ करना, जिससे पहले वाले की जो डिमांड है वो कम हो जाए। और इसके बाद आते हैं एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। किसी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट से उसकी सेल में चेंज आने लगे तो उसको हम एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। इसको हम इन ग्राफ्स की मदद से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है। जब प्राइस के थोड़े से बदलने से डिमांड इनफाइनाइट हो जाए तो इसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसी का अपोजिट होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें प्राइस को कितना भी हम बढ़ा लें, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता। इसी तरह रिलेटिव इलास्टिक डिमांड और इन रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड होती हैं। जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड में प्रोपोर्शनल चेंज उसकी प्राइस में प्रोपोर्शनल चेंज से ज़्यादा होता है तो उसको हम रिलेटिव इलास्टिक डिमांड कहते हैं। अब रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है? ये जस्ट रिलेटिव इलास्टिक डिमांड का अपोजिट होता है। जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड में प्रोपोर्शनल चेंज उसकी प्राइस में प्रोपोर्शनल चेंज से कम होता है तो उसे हम रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसके अलावा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी होता है, जिसमें जितना प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल प्राइस में चेंज आता है उतना ही उसकी प्रोपोर्शनल डिमांड में भी चेंज आता है। इसको हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। अब किसी भी डिमांड का इलास्टिक होना कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे सब्स्टिट्यूट्स पर। यानी अगर फूल गोभी महंगा हो जाए तो लोग उसी जगह पर उसका सब्स्टिट्यूट यानी पत्ता गोभी की डिमांड बढ़ा देंगे। दूसरा कंज्यूमर की इनकम पर, जैसे नमक पर कोई भी इंसान बहुत ही कम खर्चा करता है, इससे नमक की डिमांड कभी भी बूस्ट नहीं करेगी। अगला चीज़ है कि कितने कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को ले रहे हैं। अब जैसे अगर दूध का रेट कितना भी बढ़ जाए फिर भी लोग दूध को खरीदेंगे क्योंकि वो लोगों की रोज़ की ज़रूरत है। और जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर आप अपनी बाइक के लिए पेट्रोल ले रहे हैं तो आप उसके लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल भी लेंगे, तो चाहे लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्राइस कितना भी बढ़ जाए फिर भी उसकी डिमांड कम नहीं होगी, क्योंकि उसको अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो आपके गाड़ी के लिए पेट्रोल के साथ उस लुब्रिकेटिंग ऑयल की भी रिक्वायरमेंट होगी। इलास्टिसिटी टाइम पर भी डिपेंड करती है। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में जनरली आपको वेज प्रोडक्ट्स कम मिलेंगे तो लोग वहाँ नॉन वेज की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कुछ इंपॉर्टेंस भी होती है। पहले जैसे प्राइस फिक्सेशन पर, अगर कोई प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है जैसे सॉल्ट यानी नमक, तो हम उसकी प्राइस को बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि उससे लोगों की जेब पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको नमक को बहुत ही कम कंज्यूम करना है। दूसरा प्रोडक्शन पर, अब जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा। तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन पर, अब जितना प्रोडक्शन होगा
उतना डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको ये देखना होगा कि किस जगह पर उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को पहले किया जाएगा। चौथा, इंटरनेशनल ट्रेड पर डिमांड की इलास्टिसिटी से हमें पता लगता है कि किस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और पांचवा, पब्लिक फाइनेंस पर जैसे डिमांड इलास्टिसिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग सरकार उस पर टैक्स भी लगाती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण पर अब किस इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण करना है ये गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी डिमांड से पता करती है। तो बच्चों यहाँ पर हम इस चैप्टर को रोकते हैं। इस चैप्टर में अभी 1-2 टॉपिक और बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।